चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। असम में 3 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होगा, वहीं 6 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान होना है। केरल में एक ही चरण में मतदान संपन्न कराया जाएगा। वहीं चुनावी नतीजों की घोषणा 2 मई को होगी। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। पुडुचेरी में भी 6 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होना है। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा, वहीं 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा, वहीं 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान कराया जाएगा। मैं आपको बता दें कि 2 मई को वोटों की गिनती होगी, तो 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव होना तय हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप गिरी जुड़ चुके हैं। दिलीप, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि 8 चरणों में चुनाव कराया जाएगा, ठीक वैसे ही चुनाव आयोग ने कहा है कि बंगाल में 8 चरणों में ही चुनाव होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चुनाव आयोग का 8 चरणों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कराना बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। पहले से ही अंदेशा थे कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा अनवरत जारी है, वैसे में राजनीतिक हिंसा को रोकने और हिंसा रहित पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग को अधिक से अधिक चरणों में चुनाव कराना होगा। जबकि पिछले बार जब लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय 6 चरणों में पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी है, उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराने का निर्णय लिया है, जिसका सभी राजनीतिक पार्टियों ने, खास करके विपक्ष की पार्टियों ने स्वागत किया है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में चुनाव कराना चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण चुनौती मान रहा है। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कोरोना से ज्यादा वहां राजनीतिक हिंसा हावी है, उस पर लगाम लगाने की ज्यादा जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से अधिक चुनावी हिंसा और राजनीतिक हिंसा भारी है। कोरोना इतना खतरनाक नहीं है जितना कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा खतरनाक है। वैसे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय लिया। इसका कारण यह भी है कि अधिक से अधिक बूथों पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो बल है, केंद्रीय पुलिस फोर्स है, उसको तैनात किया जा सकता है, ताकि इस तरह के राजनीतिक हिंसा पर नियंत्रण किया जा सके। क्योंकि अब तक आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक हिंसा लगातार जारी है, जिसमें सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गए हैं, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो। खास करके बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे अधिक मारे गए हैं। वैसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के सामने हिंसा रहित चुनाव कराना अपने आप में एक चुनौती था। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर के राज्यपाल ने भी कई बार चिंता जाहिर की, कई बार उन्होंने सवाल उठाया कानून व्यवस्था को लेकर के, जिसको लेकर के राज्य सरकार से तकरार भी हुई और कई बार राज्यपाल को फजीहत भी झेलने पड़ा। और सबको इस बात का इंतजार था कि चुनाव आयोग आखिरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या फैसला कर रहा है। विपक्ष की तरफ से भी मांग था कि अधिक से अधिक चरणों में चुनाव कराया जा सके, ताकि पोलिंग बूथों पे अधिक से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जा सके। साथ ही विपक्षी पार्टियों का यह मांग था कि पोलिंग बूथों पे पश्चिम बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस की तैनाती उनको स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनको इस पर भरोसा नहीं है। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए शायद चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, जिसका सभी राजनीतिक पार्टियों ने स्वागत किया। दूसरी बात 27 मार्च से पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब सभी पार्टियां बंगाल में पहले से रेस हैं। अब कल से बीजेपी और टीएमसी का क्या रुख होगा? देखिए, चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पे पिछले 6 महीना से, यानी कोरोना का प्रभाव कम होने के साथ ही शुरू कर दी थी। और बीजेपी हर दिन अपनी राजनीतिक रैलियां, चुनावी सभा या जनसभा कर रही है। तृणमूल कांग्रेस भी उसी फार्मूले पे सारा कार्यक्रम कर रहा है। इस मामले में लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे है, लेकिन आज चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तारीखों की घोषणा होने के बाद यह पार्टियां भी मैदान में होगी। लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया है, इस बात पे तय हो गया है। साथ ही
दोनों पार्टियां किस किस विधानसभा चुनाव पे लड़ेगी ये अभी घोषणा होना बाकी है। लेकिन एक नई राजनीतिक डेवलपमेंट ये है कि कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन में जो नई एक पार्टी बनी है, माइनॉरिटी पार्टी वोटों को ध्यान में रखते हुए, जिसके अब्बास सिद्दीकी प्रमुख है, नेशनल सेकुलर फ्रंट जिसका नाम दिया गया, ये भी कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन में शामिल है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि नेशनल सेकुलर फ्रंट को 30 सीटें दी जाएगी विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए। और ये जो फ्रंट बना है खास करके पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी वोट को देखते हुए बनाया गया। तो वैसे में जो राजनीतिक तैयारियां हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से वह लगातार जारी है। और चुनावों को लेकर के जो प्रचार की प्रक्रिया है इसमें हम कह सकते हैं कि बीजेपी सबसे आगे है, क्योंकि राज्य स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक के जो भी नेता जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आकर के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी के 3 बड़े स्टार प्रचारक, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लगातार दौरे पे हैं, वैसे में आप कह सकते हैं कि बीजेपी किसी भी मामले में इस बात से पीछे नहीं हटना चाहती या कि आखिर क्या करना है। दिलीप, अब बहुत ही कम समय बचा है चुनाव में, क्योंकि चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। एक तरह से कहें तो आज से शंखनाद हो चुका है। अब सभी पार्टियां बस अपने अपने स्तर से किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी इसकी घोषणा होना बाकी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आधिकारिक तौर पे चुनावी शंखनाद आज से हुई है, लेकिन चुनावी शंखनाद राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पिछले 2 महीना से पहले ही शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन चुनाव आयोग और आधिकारिक तौर पे कहिए कि चुनावी शंखनाद पश्चिम बंगाल में आज से हुई है। और पिछले कई महीनों से जिस तरह से राजनीतिक तैयारियां और रैलियां चल रही है, वैसे में पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हालात दिख रहे हैं। और चुनाव को लेकर के जो चुनावी बुखार आप कह सकते हैं, चुनावी तापमान जो कहते हैं वो चरम पे है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से राजनीतिक हिंसा 8 चरणों में चुनाव कराने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी था कि पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाना चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। वैसे में जिस तरह से लगातार जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, फिर से 2 दिन पहले ही अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे से गए हैं और फिर 2 और 3 तारीख को, आगामी 2 और 3 तारीख को पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। नॉर्थ कोलकाता और उत्तर कोलकाता, इन 2 लोकसभा सीटों पे वह रैलियां करेंगे, जनसभा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बंगाल के महापुरुषों को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है, चाहे चुनाव प्रचार हो या उनके घर, उनके परिवार वालों के पास जाना या उनकी स्मृति चिन्ह से जुड़े हुए उस स्थान को विजिट करना। अगर सुरक्षा की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अब कल से ही सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तेज कर दी जाएगी। ऐसे में सीआरपीएफ की तैनाती अब भी एक सबसे बड़ा सवाल और एक प्रश्न चिन्ह है। यह भी आपका सवाल एकदम सही है, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी भी मतदाताओं के बीच में यह संशय है कि जिस तरह से राजनीतिक हिंसा यहाँ चरम पे है, वैसे में मतदान प्रक्रिया कितना शांतिपूर्ण होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि चुनाव आयोग ने आज चुनाव के तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन पिछले 15 दिनों से सीआरपीएफ के जो जवान हैं पश्चिम बंगाल एक एक करके उनकी कंपनी पहुंच रही है और उनकी तैनाती जिस कंपनी की जहां पे ड्यूटी होगी उस हिसाब से उनको वहां पे भेज दिया गया है। लेकिन अब चुनावों का जबकि तारीख का ऐलान हो गया है, वैसे में उनका रूट मार्च क्या होगा, किस कंपनी की तैनाती कहां पे होगी, चरणबद्ध किस जगह पे विधानसभा चुनाव कब है, उसके हिसाब से सारा चीज तय किया जाएगा और उसके बाद इनकी तैनाती की जाएगी। तब जाकर के सुरक्षा को लेकर के जो तमाम तैयारी है चुनाव आयोग की वह संपूर्ण होगी। इतना ही नहीं, चुनाव के दिन तक यह संशय बनी रहेगी कि कैसी स्थिति बनती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग की तरफ से तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक हिंसा हुए थे। एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिन हिंसा जो होता है उसके बाद, यानी चुनाव के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में हिंसा होती। इस बात का भी ख्याल रख करके चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके विपक्ष में अगर किसी गांव में वोट पड़ा है तो पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे चुनाव बाद भी हिंसा होती है और उसमें लोग मारे जा रहे हैं। तो वैसे में चुनाव आयोग के पास ये दूसरी यह भी चुनौती होगी कि चुनाव संपन्न होने के बाद, चुनाव की गिनती होने के बाद भी कुछ दिनों तक जो पश्चिम बंगाल में हिंसा की स्थिति बनी रहेगी उसको कैसे काबू पाया जा सकता है, अंकुश लगाया जाए। बिल्कुल, चलिए दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।